हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक की सीरीज़ में। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म। एंड बच्चों, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड पीडीएफ का लिंक मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहीं से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाऊँगी आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। चलते हैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। बच्चों, मैं चाहती हूँ वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं इसमें कवर करूँ। तो आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक हैं इस टॉपिक के अंदर जो हम आज कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? 1991 में, जब इंडिया फेस कर रहा था क्राइसिस बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसकी वजह से इंडिया में क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। इंडियन गवर्नमेंट एबल ही नहीं थी कि वो उसने जो बोरिंग ली है अदर कंट्रीज से उनको पे कर सके। एंड इसी प्रॉब्लम की वजह से उसके गुड्स की जो प्राइसेस थी वो भी शार्पली इंक्रीज़ हो रही थी। तो तब हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तब हमारे इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। एंड इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है डियर, पहले हम उसका ये देखते हैं उसका रीज़न क्या है, उसकी क्या ज़रूरत हुई जो हमें इसका इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये कुछ नीड है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की नीड हुई। पहला है फिस्कल डिफिसिट। इसका क्या मेन रीज़न है कि जो गवर्नमेंट है उसकी रिसीप्ट्स इतनी कम थी, उसके एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स पे इतने ज़्यादा ओवर हो गए कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी थी। क्योंकि जो इंडिया बोरिंग लेता था इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको पे करना पड़ता था। लाइक उसने पेट्रोलियम का इंपोर्ट किया, उसको अदर गुड्स में, अदर डॉलर, अदर करेंसी जो होती है अदर कंट्रीज़ की, उसमें पे करना होता है। तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट हो गया था। इंपोर्ट हमारे कम थे, ज़्यादा हो गए, और एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए। सेकंड पॉइंट था कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हुई जा रही थी। इससे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, ये प्रॉब्लम्स ही इंक्रीज होने लगी। और जब पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो टैक्स इंडिया में की जो इकोनॉमी है वो जनरेट कर ही नहीं पा रही थी। क्योंकि अगर जॉब ही नहीं होगी, पॉवर्टी होगी, तो वो टैक्स किससे पे करा सकते हैं? तो ये भी एक रीज़न है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लो इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लो पब्लिक सेक्टर की इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, उनके एक्सपेंडिचर ही उनकी रेवेन्यू पे ज़्यादा हो गए थे, तो ये सस्टेनेबल पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए। फोर्थ इज़ प्राइस राइज। बहुत सारी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जो ज़रूरी गुड्स होती हैं, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी। इसलिए इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा था और एक्सपोर्ट कम कर रहा था। ये भी एक रीज़न है इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का। इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसा कि मैंने बताया था, इंपोर्ट तो हम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि पैसा इंडिया का बाहर जा रहा है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लाइक अदर कंट्रीज़ की पैसा इंडिया में कम आ रहा है। इससे क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो बहुत इनसफिशिएंट हो गए थे। तो इस तरह से कोई भी अदर कंट्रीज़ है वो इंडिया को पैसे उधार देना ही नहीं चाहता था। तो ये सारे रीज़न हैं कि इंडिया चाहता था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उसे 7 बिलियन का लोन दे, लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की भी कुछ कंडीशन थी, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया में क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो लोन को रिपे करा सके, इवन इंटरेस्ट भी पे कर सके। तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि इंडिया में, जिससे कि वो लोन दे सकें और बाद में उनका पेमेंट जो दे रहे हैं, वो लोन दे रहे हैं, उसकी पेमेंट भी हो पाए। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म का। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया से? वो चाहते थे, ये आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक चाहते थे कि इंडिया को लिबरलाइज करना चाहिए। इंडिया को जो अपनी इकोनॉमी है उस पर से जो रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनको रिमूव करना चाहिए। गवर्नमेंट रोल शुड बी रिड्यूस। गवर्नमेंट का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा था। अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है, उसमें भी एक हर स्टेप पे गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, हर गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत थी। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था इंडिया में। तो वो रिस्ट्रिक्शन को कम करे, रोल कम करे, एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है जो इंडिया और अदर कंट्रीज़ का, उनको हटाए।
तो ये सारी एक्सपेक्टेशन थी इंटरनेशनल लेंडर की, ये IMF और वर्ल्ड बैंक की ही नहीं, बाकी जिनसे इंडिया चाहता था लोन लेना वो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज़ें इंडिया फॉलो करे। तो इन सभी एक्सपेक्टेशन के लिए इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लागू किया इंडिया में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स आए, बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ आई थी। तो मेन जो पॉलिसी है उसको हम दो डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड स्टेबलाइजेशन मेजर। सो ये दो पार्ट्स में किए गए थे। स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए किए गए थे, जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही रहे, करेक्ट रहे एंड फेवरेबल कंडीशन में रहे एंड इन्फ्लेशन जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स ये लॉन्ग टर्म थे, जिसमें हमने तीन चीज़ें इंक्लूड की हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन चीज़ों को तीन को हमने इंक्लूड किया था। तो अब हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका क्या चेंजेस आया 1991 के बाद, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई और कितना फेवर में था ये। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है किसी रिस्ट्रिक्शन को हटाना एंड ओपन अप द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन करना पब्लिक के लिए, जिसमें कि है डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या है, जो लाइसेंस सिस्टम था बच्चों, पहले लाइसेंस सिस्टम था, लाइक अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन अब इतना ये बहुत सारे लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड्स वर डी रिजर्व्ड। पहले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी SSIs, इनको गवर्नमेंट के अंदर ही रखा जाता था, रिजर्व थे ये गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको डी रिजर्व कर दिया, इन मार्केट को अलाउ कर दिया पब्लिक के लिए। एंड जो अलाउंग मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, मार्केट को अलाउ किया गया कि वो प्राइस का डिटर्मिनेशन खुद करे, खुद ही प्राइस फिक्स करे अपनी गुड्स के। सेकेंड इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या है, जो RBI का रोल था शुरू में दोस्तों, RBI का रोल था कि वो सिर्फ रेगुलेट करे, और बाद में उसका रोल चेंज कर दिया रेगुलेटर टू फैसिलेटर, कि सिर्फ रेगुलेट ही नहीं करे, वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराए, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कराए सभी को। सो इससे क्या है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ी एंड प्राइवेट सेक्टर्स में भी ग्रोथ दिखी, इससे इजी हो गया था इनको करना। ये इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुए थे। और क्या इफ़ेक्ट हुए थे, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स के रेट को कम किया गया, 10% है तो उसको रिड्यूस किया गया, 5% किया गया बहुत सारी चीज़ में। और टैक्स को हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स डायरेक्टली पे करता है पर्सन, एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट पे नहीं होता। एंड इसमें पहले इंक्लूड थे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जो कि अभी सभी को हटा के अभी नया टैक्स लागू किया है, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज़ GST। तो इसको इसमें चेंज किया गया, टैक्स की स्लैब्स कम की गई, परसेंटेज कम की गई। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जो रुपी है उसका डीवैल्यूशन किया गया, और रुपी का जब डीवैल्यूशन किया गया, इससे क्या गया, एक्सपोर्ट बढ़ा एंड इम्पोर्ट को डिस्करेज किया गया, ताकि इम्पोर्ट तो इंडिया में कम हो एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जिससे क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अच्छा हो, ये इंट्रोड्यूस भी किया गया उस टाइम पे। अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। पहले का इसकी कोटा लगता था कि आप इतना इंपोर्ट करते हो, इतना एक्सपोर्ट करते हो, तो ये कोटे को हटाया गया। रिमूवल ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर से कोटा हटाया गया कि आप जितना चाहे इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टैरिफ रेट बहुत ज़्यादा लगता था, इसलिए लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे। लाइक कोई 100 की कोई वैल्यू है, प्राइस है किसी गुड्स का, एंड उसमें 30% टैरिफ रेट लगा दी तो 130 की हो गई वो, फिर उसमें प्रॉफिट भी जोड़ना है तो वो 20 अगर ऐड कर दिया तो 150 हो गई, तो इससे वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी गुड्स की, तो ये बहुत मुश्किल, हाई प्राइस हो जाता, तो इससे इसको सेल करना भी मुश्किल हो जाता था। तो टैरिफ रेट्स हैं उनको कम किया गया।
लाइसेंसिंग हटाई गई इंपोर्ट्स पे, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी हटाई गई, जो एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज़ लगती थी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वो भी हटाई गई। एंड बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ किया गया एक्सपोर्ट को एंड इम्पोर्ट को कम से कम किया गया ताकि उसकी फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये सारे थे लिबरलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो किए गए। अब इसमें लिबरलाइजेशन के बाद है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या गया, प्राइवेटाइजेशन होता है जैसे प्राइवेट सेक्टर आज पब्लिक के लिए है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए था। लाइक प्राइवेट करना, आज के हम ये बोलते हैं ना कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लाइक सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी इंडस्ट्री प्राइवेट थी, मीन्स पब्लिक नहीं कर सकती थी, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप थी उन पे। तो उसको हटाया गया, रिमूव किया गया, स्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल हटाया गया उस पे से एंड उसको पब्लिक के लिए दिया गया। ये सब पॉसिबल हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। सो इसमें हम पॉइंट्स देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको कन्वर्ट किया गया प्राइवेट कंपनीज में। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्राइवेट किया गया लोगों के लिए एंड इससे क्या ओनरशिप चेंज कर दी, या फिर कोई कंपनी है उसका 50% से शेयर्स सेल कर दिए पब्लिक में, जिससे कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो उसमें। एंड इस तरह से प्राइवेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सेक्टर्स मिल गए पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस करने के लिए एंड वो भी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। सो और क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसको भी सेल किया गया पार्ट्स में PSUs को एंड जस्ट लाइक यू कैन सी द सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी, जो लाइक टेलीकॉम पहले गवर्नमेंट का था, अभी पब्लिक के लिए कर दिया गया है। प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजर कैपिटलिटीज वर यूज टू इम्प्रूव PSU परफॉर्मेंस। प्राइवेट कैपिटल यूज़ की जाती थी, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ की भी यूज़ की जाती, जिससे PSU की परफॉर्मेंस पहले बहुत डाउन थी कि उसकी परफॉर्मेंस सुधरे। प्राइवेटाइजेशन से जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी इन्फ्लो हुआ उसका, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उसकी। एंड जो PSU से उनके भी मैनेजरियल डिसीजन लेने लग गए, फॉर एग्जांपल नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। सो प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए एंड पब्लिक के लिए ओपन हो गए, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, तो उनका प्राइवेट कर दिया गया, पब्लिक को दे दिया गया। सो इसके बाद जो लास्ट है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का आज बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं आज के टाइम में। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आया था, इकोनॉमिक पॉलिसी जब फॉलो हुई थी इंडिया में, सिर्फ इसकी वजह से। लाइक मैकडी आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज बाहर की इंडिया में आ रही हैं, MNCs कंपनी आ रही हैं। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बॉर्डर रहते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, उनको हटा दिया गया। एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रेड कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। इसी के कारण इंडिया अपनी सर्विसेज अदर कंट्रीज़ में देता है एंड अदर कंट्रीज़ की सर्विस लेता भी है। एंड हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं एंड बहुत कम ही वेजेस पे हमें बहुत टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं इंडिया के अंदर। ये वर्ल्ड में फेमस है कि अगर आपको अच्छी से अच्छी स्किल चाहिए और कम से कम रेट पे चाहिए तो आप इंडिया से अवेलेबल करा सकते हैं। सो यही कारण है कि आज बहुत सारे चीज़ों में इंडिया आगे है एंड अपनी सर्विसेज दे रहा है अदर कंट्रीज़ में। इससे क्या है, फॉरेन की जो मनी है, करेंसी है, वो इंडिया में आ रही है और इंडिया जब सर्विस देता है, इंडिया के लोग सर्विस देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो रही है। सो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना बहुत आसान हो गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, एक दूसरी कंट्री को इंडिया में बिजनेस करने के लिए बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता था, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी, तो सबको रिमूव कर दिया गया, बहुत लिमिटेड कर दिया गया कि कम से कम टाइम में आप इंडिया में इन्वेस्ट करने सकते हो। सो इससे ये बेनिफिट भी हुआ कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, डायरेक्ट इन्वेस्ट करने लगी। इससे दो बेनिफिट हुए,
एक तो इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी हुई, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत कम हुई, इससे बहुत हेल्पफुल रहा ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। सो एक तरफ तो हमारे इंडिया में ग्रोथ हो रही है, अगर लाइक कोई बाहर की कंपनी कोई यहाँ पे रोड्स बनाती है तो काम तो यहाँ के लोगों को मिलेगा, ये भी हेल्पफुल रहा। फर्स्ट ग्रोथ भी यहाँ पे रहेगी, ये भी हेल्पफुल है इंडिया के लिए। सो ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इंडिया को। सो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। आउटसोर्सिंग बहुत ईजी हो गया, जैसा मैंने मोस्ट MNC आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विस टू इंडिया, इंडिया को आउटसोर्स कर रही थी, इंडिया से सर्विस ले रही थी, एंड ये सब पॉसिबल हुआ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट, ऑडियो विजुअल डेटा, दिस। एंड जो डेस्टिनेशन है, इंडिया मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया ग्लोबल आउटसोर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे लो वेजेस में अवेलेबल हो जाते स्किल्ड मेन पावर, ठीक है। इसकी वजह से इंडिया प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया। सो अब आप देख सकते हो, जब हम कोई पॉलिसी लेके आते हैं उसके कुछ फेवर में भी होते हैं, कुछ उसके अनफेवर में भी होते हैं, कुछ उसकी एडवांटेज भी होती है, कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो यही सेम चीज़ है, जब हमने ये इकोनॉमिक पॉलिसी हम लेके आए 1991, तो इसमें कुछ फेवरल भी थी और कुछ चीज़ें अनफेवरल थी। फेवरल क्या थी? GDP बहुत अच्छा सुधर गया उनका, 5.6 से 8.2 हो गया हमारे इंडिया का GDP 2007 एंड 12 में। सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, 10.6% ग्रोथ हो गई उसकी 2014 से 15 में। FDI, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनकी जो इनसे हमने जो 100 मिलियन का इन्होंने दिया था वो 73.5 बिलियन हो गया 14 to 15 में। At present, India is the one of the largest foreign exchange reserve holder in the world. That is also great. So inflation level कितना रिड्यूस हो गया? 4.9 15-16 में। एंड जो BOP था वो भी कितना रिड्यूस हो गया? 152 मिलियन, कितने में? 16 एंड 17 ईयर में। सो ये तो थे उसके फेवरल, लेकिन कुछ थे जो अगेंस्ट भी थे। इससे क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन, ये बाकी से प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छी ग्रोथ आई, लेकिन जो फार्मर है इसके एरिया में काफ़ी स्लो ग्रोथ रही, उसके लिए दिक्कत होगी। जब ये इंटरनेशनल हो गया तो जब हम इंपोर्ट करने लग गए बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो चीप भी पड़ी और अच्छी भी पड़ी। सो इसमें इंडिया के जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा जा रही थी, इससे इनकी परचेज भी कम हुई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका बढ़ गया, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा, मीन्स नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। एंड जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आती हैं इसलिए उनका कंपटीशन भी बढ़ गया, एंड जो डिमांड है वो भी उनकी डिक्रीज़ होगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, क्योंकि बाकी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं वो काफ़ी चीपर प्राइस पे अवेलेबल थी। एंड कुछ और हैं, ये हैं इनकी, इंडिया डज नॉट हैव एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट बिकॉज ऑफ द हाई नॉन टैरिफ बैरियर, loss to the government sector due to low sale value under disinvestment, and due to globalization there has been widened economic disparity among nation. So ये कुछ arguments हैं जो against थे इंडियन इकोनॉमिक्स के। सो अभी इसमें अभी थोड़ी और डिटेल स्टडी बाकी है, वो हम करेंगे पार्ट सेकंड में, तो तब तक के लिए थैंक यू। सो आप मेरे साथ देखते रहिए, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को हम 1 by 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे, एंड आई बटन में जाके आप सेकंड वीडियो पार्ट 2 भी देख सकते हैं, एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ, या फिर आप कमेंट में भी जाके अगर आपको कोई कमी लगती है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप ओपनली कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करती रहूँ। एंड गाइस ये बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ आप पूरा देखोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप मेरी मेहनत को पहचान रहे हो, और मेरी मेहनत का कुछ फल मुझे मिलेगा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, इससे बच्चों को, बाकी और लोगों को, मेरे दोस्तों को, सबको इसका बेनिफिट मिल रहा है। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं study.taxwell.in,
सो आप वहाँ से भी बहुत सारा डेटा ले सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे आप अकाउंट्स का, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का डेटा ले सकते हैं एंड फ्री मटेरियल है, आप फ्री मटेरियल पढ़ सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।